सेठ दुवन्नी प्रसाद को अपनी मूंछों पर बड़ा घमंड था, और होता भी क्यों नहीं। पूरे डुमरियागंज में उनके जैसी मूंछें किसी की न थी। डुमरियागंज की शान थी उनकी मूंछें। यहाँ तक कि शहर के मेयर ने उन्हें गांव की शान नाम की उपाधि दी थी। दुवन्नी सेठ अपनी मूंछों के लिए विदेशों से तेल मंगवाता था। एक बार हे राम, अरे गजब हो गया। जिस एजेंट से मेरा तेल आता था वो तो भगवान को ही प्यारा हो गया। अब मेरी मूंछों के लिए तेल कहाँ से आएगा? हे राम। तेल की टेंशन में दुवन्नी बीमार पड़ गए। बात गांव में फैल गई। अरे सरपंच जी, कुछ दिन से अपने दुवन्नी ने अन्न त्याग दिया है। अच्छा, फल तो खाता है या फिर वो भी छूट गया है? हे राम, क्या हो गया? सब ठीक तो है? लो, सरपंच जी को तो कुछ पता ही नहीं है। अरे सरकार सेठ जी की मूंछों पर बड़ा खतरा मंडरा रहा, खतरा। हाँ, क्या कहते हो? मूंछों पे खतरा? अरे आखिर क्या हुआ है? ठीक से समझाओ मुझे भी। मल्लू ने सारी बात बताई। सरपंच का साला गिरधारी 2 साल बाद जेल से ठगी की सजा काट के आया था, और वही पास में बैठा सब सुन रहा था। जीजा जी, ये सेठ तो बहुत भोला लग रहा है। देख गिरधारी, तू अपना काम कर। ये हमारे गांव का मामला है, हम देख लेंगे, समझा? गिरधारी के दिमाग में सेठ को लूटने के नए नए ख्याल आने लगे। वो बोला, क्या रे मल्लू, पहले क्यों ना बोला? जेल में मुझे मूंछों का तेल बनाने का कमाल का फॉर्मूला मिला है। अब मेरे होते हुए सेठ जी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, समझा? मल्लू ने सारी बात सेठ को बतला दी। सेठ के अंदर जान आ गई। गिरधारी को इज्जत से बुलवाया गया। नमस्ते सेठ जी, आपने मुझे बुलाया? आओ आओ गिरधारी। क्या ये बात सच है कि तुम्हारे पास मूंछों की सेहत के लिए बनने वाले तेल का फॉर्मूला है? अरे हाँ सेठ जी, बिल्कुल है। 16 आने सच बात है ये। ऐसी मूछें आएंगी आपकी, ऐसी मूछें आएंगी कि लोग झूला झूल लेंगे आपकी मूछों पे। पर एक बात है, आप वो तेल ना बनवा ना पाएंगे, खर्चा बहुत है उसका। अरे तूने मुझे समझा क्या है रे? तू बता कितना खर्चा होगा? सेठ जी, जड़ी बूटी मिल गई तो 1 रुपया भी नहीं, लेकिन ना मिली तो लाखों का खर्चा, लाखों का बता रहा हूँ। क्यों रे गिरधारी, ये मूंछों का तेल है या सोने का? सेठ जी, ये जो ठग है ना, ये 2 दिन पहले ही जेल से छूटा है। इस पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? अरे क्या बताऊं मुखिया जी, मूंछों के बाल झड़े जा रहे हैं। ध्यान नहीं दिया तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। अरे ये अपनी खेती है, जब दिल चाहे उगा लेना। बोलो गिरधारी, क्या क्या चाहिए बोलो। अरे सेठ जी, बस बीच शहर में एक कमरा हो जहाँ से काम शुरू कर सके। लेकिन बीच शहर में ही क्यों? दूसरे के पैसे पर ऐश करना चाहता है बदमाश। अरे भैया, शहर के बीच में रहेंगे तो जो चाहिए आराम से मिल जाएगा। मूंछों का तेल बनाना कोई हंसी मजाक का खेल थोड़ी हो रहा है। लेकिन सेठ जी, अब तो हमारे नाम से खरीदो कमरा, वरना सब ताना देंगे कि दूसरे की जायदाद पर काम कर रहा है। चल हो जाएगा ये सब, आगे बोल। तेल बनाने में लगेगा क्या? बस सेठ जी, कमरा हो लिया तो कमरे में बीवी बच्चों की गुजर बसर की सुविधा हो जाए तो निश्चिंत हो जाएंगे। फिर कल ही सामान खरीदने निकल जाऊंगा। परिवार सुरक्षित तो फिर काम में भी मन लगे ना। अरे सेठ जी, ये एक नंबर का बदमाश है। देखो कैसे अपने परिवार के पालन का मुफ्त में जुगाड़ फिट कर रहा है, समझिए। सेठ जी, अगर विश्वास नहीं है तो छुट्टी दो। मुझे कई शहरों से बुलावे आए हैं, तो मैं वहां चला जाता हूँ। अरे नहीं नहीं, तू काम शुरू कर। कल तेरा परिवार तेरे ही घर में रहेगा, शहर के बीचों बीच,
और उन्हें खाने पीने की कोई परेशानी नहीं होगी तो तू काम शुरू कर बस। अरे सेठ जी, एक बार अपने घर में बीवी बच्चों को सुख से रहता देख लूं तो फिर चल जाऊं। ठीक है, शाम को ही तेरा सारा काम हो जाएगा। फिर तू जल्दी से जल्दी सामान लाने निकल जाना, समझा? शाम को चालक गिरधारी का परिवार घर पहुंच गया और समय पर खाना भी आ गया। 2 दिन बीत गए। क्यों रे गिरधारी, अब किस बात का इंतजार है? तेरी सब व्यवस्था तो हो गई। अरे क्या बताऊं सेठ जी, बेटे को स्कूल भेजना है, पर अब हर बात पर आपसे तो कह सकते नहीं। उसी की व्यवस्था में लगाऊं, होते ही निकल जाऊंगा। अरे मेरी मूंछों के बाल रोज कम हो रहे हैं, मैं सब करवा लूंगा। लेकिन सेठ जी, तेल बनते ही आप सब वापस ले लोगे, इसी चिंता में हूँ। अरे मेरे भाई, ये सब जीवन भर चलता रहेगा, तू जा तो सही एक बार। अरे सेठ जी, पत्नी कहती है कि उसे पक्के कागज चाहिए। कोई कला करके बेइज्जती कर दे तो क्या होगा, फिर बताओ। अरे मेरे बाप, तू काम करना तो शुरू कर, मेरी मूंछों के बाल झड़ने जा रहे हैं। कुछ दिनों बाद गिरधारी सेठ जी से बोला, अब क्या कहूँ सेठ जी, शहर के बीचों बीच इतना शोर है कि कोई काम करते नहीं बन रहा है। मुझे तो लगता है आपकी कोठी में ही मूंछों का तेल बनाने का काम शुरू करना पड़ेगा। हाँ, तो देर कैसी, मैंने कब मना किया है? आज से ही काम शुरू कर दे तू, है? आजा। लेकिन सेठ जी, मेरे हाथों से तो काम तभी होता है जब वो जगह सचमुच काम की जगह होती है। तू कहना क्या चाहता है? मैं चाहता हूँ कि आपकी कोठी पे तेल निर्माण वाली कंपनी का बोर्ड लगवा दिया जाए, ताकि मैं मन लगाकर काम कर सकूं, समझे? मरता क्या न करता, सेठ ने गिरधारी को इसकी भी परमिशन दे दी। गिरधारी ने शहर के बीचों बीच एक बोर्ड लगवा दिया, गिरधारी मस्त मौलाजी प्राकृतिक मूंछ तेल निर्माण अनुसंधान केंद्र एवं बाल रक्षा संगठन। अब गिरधारी ने सेठ से कहा, अरे सेठ जी, कितना बड़ा दिल है आपका। इस बोर्ड को देखकर न जाने कितने बिना मूंछों वाले लोग यहाँ आ रहे हैं और आपको दुआएं दे रहे हैं। जितनी दुआएं मिलेंगी उतनी जल्दी आपका काम भी हो जाएगा। सेठ जी, अब एक एनजीओ भी खोलना पड़ेगा जो मूंछ विहीन लोगों की मदद करे। मूंछ विहीनता एक सामाजिक कलंक है। तू जो कहे गिरधारी, मेरे मूंछों का परोपकार हो रहा है तो सब मंजूर है। गिरधारी ने एनजीओ खोल लिया, सेठ ने सारा फंड दे दिया और गिरधारी ने उसे एक नकली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य संरक्षक घोषित कर दिया। कुछ दिनों बाद सेठ जी ने देखा कि गिरधारी सर पकड़कर बैठा है। सेठ जी घबराए हुए बोले, क्या हुआ गिरधारी, तू ऐसे क्यों बैठा है? सब ठीक तो है? तेल ठीक से बन रहा है? गिरधारी ने सेठ से कहा, सेठ जी, तेल की असली जड़ी बूटी तो उसी मिट्टी में उगती है जहाँ पंछी नेचुरल गीत गाते हो और गाय गौमूत्र देती हो। तब भला बताइए, मैं शहर में ऐसी जगह कहाँ से लाऊं और आपको कितना परेशान करूं? वैसे तो आपके फार्म हाउस में जड़ी बूटियां उगाई जा सकती है, लेकिन आप पहले ही कितनी मदद कर चुके हैं। अरे तो फिर मेरे फार्म हाउस पर उगा ले भाई। अरे नहीं सेठ जी, फार्म हाउस तो आपके नाम पर है, ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे छोटे छोटे उद्योगों के लिए सरकार से सब्सिडी मिलती है, वो मेरे ही नाम पर मिलेगी, तो फार्म हाउस आपको मेरे नाम पर करना होगा, अगर आपको विश्वास हो तो। अरे बेटा, ये मूंछें मेरी इज्जत है, बस ये बच जानी चाहिए, मुझे इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। सेठ ने फार्म हाउस भी गिरधारी के नाम कर दिया। गिरधारी का पेट इतने से भी ना भरा। अब गिरधारी ने अपने एक पाखंडी दोस्त को एक नकली ज्योतिषी बनाकर फार्म हाउस में बुलवाया। सेठ जी, जल्दी कीजिए, ये तो वही ज्योतिषी हैं जिन्होंने जो भविष्यवाणी की वो पूरी होती है। मैंने जब इससे आपकी मूंछों के बारे में बात की तो इन्होंने कहा कि जो भी समस्या है वो आपको ही बताएंगे। अरे महाराज, देर मत कीजिए, जल्दी बताइए, मेरी मूंछों पर कौन सा कहर ढा गया है? देखो बच्चा, ज्यादा बोलने की आदत तो है नहीं। हमने देखा है आपकी मूंछों पर वक्र तेल दोष है।
इसका निवारण तभी होगा जब आप अपनी संपत्ति किसी योग्य मूछ प्रेमी ब्राह्मण के नाम करें। भला अब मैं मूछ प्रेमी ब्राह्मण कहाँ से लाऊंगा? सेठ जी वैसे बुरा ना माने तो ब्राह्मण तो मैं भी हूँ और आपकी मूछों से मुझे बहुत प्यार है। आप कहें तो आज से मैं आपकी तरह मूछें रख लेता हूँ। हाँ हाँ, जब तक मेरी मूछ पहले जैसी नहीं हो जाती केवल तब तक तू अपनी मूछें बढ़ा ले। सेठ ने रोते हुए सारी जमीन जायदाद गिरधारी के नाम कर दी। सेठ जी आपके फार्म हाउस में जड़ी बूटियां उगने लगी हैं। 2-3 महीने में ही तेल बनकर तैयार हो जाएगा। ओ सेठ जी, मूछों वाला तेल तैयार हो गया है, लेकिन दाम ज्यादा है। लेकिन गिरधारी, मेरे पास तो जो कुछ था सब कुछ पहले ही तुझे दे चुका हूँ। अब मेरे पास देने को कुछ भी नहीं बचा। ऐसी बात नहीं है सेठ जी, आप चाहे तो आपके पास एक ऐसी चीज है जिसे आप गिरवी रख सकते हैं। अरे तू ही बता दे क्या बचा है मेरे पास। अरे आपकी बच्ची खुशी है मूछें। सेठ जी ने आम देखा न ताप और मूछें काट कर गिरधारी को सौंप दी और तेल की बोतल लेकर सोचने लगे। अरे अब इस तेल का क्या करूंगा जब मेरी मूछें ही नहीं रही। कि दूसरी तरफ गिरधारी ने सेठ साहब की मूछों को एक सोने के डब्बे में जड़वाकर सजा दिया। अब उनकी मूछों को देखने देश विदेश से लोग आने लगे और जब सेठ साहब को कभी कभी अपनी मूछों की याद आती तो वो भी गिरधारी के घर जाकर अपनी मूछों को देखते। मुखिया के बेटे ने गिरधारी की सारी बेईमानी अपनी आंखों से देखी थी। सेठ बड़े ही दयालु थे, इसलिए मुखिया के बेटे ने उनकी मदद करने की प्रतिज्ञा कर ली। मुखिया के बेटे ने अपने पुलिस अफसर दोस्त को बुलाया और पूरे गांव में ये बात फैला दी कि सेठ ने गिरधारी के कारण आत्महत्या कर ली। पुलिस वाले गिरधारी को पकड़ कर ले गए और उन्होंने गिरधारी को जेल में बंद कर दिया। रात को अचानक जेल का दरवाजा खुला और गिरधारी को दिखाई दिया कि सेठ बड़ी बड़ी मूछें लगाए खड़ा है और कह रहा है, क्यों गिरधारी, तू मेरी कोठी वापस करेगा या तुझे भी अपने साथ ले जाऊं? गिरधारी डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। अरे बचाओ बचाओ, अरे सेठ भूत बन गया। पर किसी ने उसकी बात न मानी। उसने ये बात जब मुखिया जी को बताई तो मुखिया जी ने कहा, देख गिरधारी, तूने सेठ को बहुत कष्ट पहुंचाया है। ऐसे में उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। शहर के बाहर से एक सिद्ध बाबा आए हुए हैं, जा उनसे उपाय पूछ, वही तुझे राह दिखाएंगे। गिरधारी बाबा के पास पहुंचा और उनके पैर पड़कर बोला, बाबा मुझे बचा लो, बड़ी भूल हो गई मुझसे। मैंने अपने जीजा सरपंच साहब से शर्त लगाई थी कि मैं सेठ का सारा कारोबार हथिया लूंगा, क्योंकि वो सेठ साहब को बहुत दयालु समझते थे और कहते थे कि सेठ को कोई धोखा नहीं दे सकता क्योंकि भगवान उनकी रक्षा करते हैं। लेकिन अब देखिए, सेठ तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन उसकी आत्मा मेरे पीछे पड़ गई है। देखो बेटा, सेठ अपनी मूछों को दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम करता था। तूने अपने धोखे और प्रपंच से उनकी जमीन जायदाद के साथ साथ उनकी मूछें भी हथिया ली। अब तो तुझे बहुत बड़ा त्याग करना पड़ेगा, तभी जाकर वो तुझे छोड़ेंगे, अन्यथा। बाबा मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे सेठ जी से बचा लो। एक एक करके तुझे सेठ जी का सारा सामान, सारी जायदाद वापस करनी होगी। लेकिन महाराज, अगर मैं ऐसा करूंगा तो बाल बच्चों के साथ कहाँ रहूंगा? मैंने तो आज तक कोई काम भी नहीं किया।
सेठ की कोठी में नौकर की तरह काम कर, मालिक की तरह नहीं। सेठ के फार्म हाउस में मालिक की तरह काम करना भूल जाओ और सारी चीज वापस सेठ जी के नाम कर दे। लेकिन सेठ जी तो अब इस दुनिया में है ही नहीं बाबा। मूर्ख, मुझसे बहस करता है? तो फिर ठीक है, अगली पूर्णिमा में सेठ की आत्मा तुझे भी फांसी दे देगी। वो देख, सामने सेठ की आत्मा दिखाई दे रही है। जा, अपने हाथों से उसे मूंछ का तेल लगा। जब तक कि मूंछें उनके शरीर पर वापस ना आ जाएं, तब तक तुझे रोज ये काम करना होगा। लेकिन मुझे तो मूंछों का तेल बनाना भी नहीं आता। मैं तो ये सब सेठ को धोखा देने के लिए कर रहा था। ये सब मैं नहीं जानता। अगर सेठ की आत्मा की मूंछें वापस नहीं आई तो तुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। बाबा की बात सुनकर गिरधारी शहर गया और वहाँ से सबसे महंगा मूंछें उगाने वाला तेल ले आया और फिर रोज बाबा की गुफा में जाकर सेठ की आत्मा को मूंछों का तेल लगाने लगा। कमाल की बात थी, देखते देखते आत्मा की मूंछें निकलने लगी। गिरधारी ने सेठ की फैक्ट्री, कोठी और सारी संपत्ति वापस सेठ के नाम करके बाबा की पूजा में रखी। लेकिन अभी भी रोज रात को सेठ की आत्मा उसके सामने आकर उसके किए हुए कर्मों की याद दिलाती थी। 2 महीने हो गए। पूर्णिमा आने पर साधु महाराज ने गिरधारी को बुलाया और बोला, आज हम सेठ की आत्मा में प्राण डाल देंगे और सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा, परंतु इसके लिए तुझे अपनी मूंछें हवन में दान करनी होंगी। गिरधारी को समझ में कुछ नहीं आया। बाबा वाला सेठ में प्राण कैसे वापस आ सकते हैं? इतने दिनों में जो कुछ भी कमाया था सब कुछ सेठ को वापस कर दिया। मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। बची है तो ये मूंछें। अगर ये भी चली गई तो मैं किसी को मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। सब लोग मुझे मूंछ वाला गिरधारी बुलाते हैं। तुम्हारी मर्जी। अगर तुमने मूंछें सेठ जी की आत्मा को नहीं दी तो तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। गिरधारी ने रोते रोते अपनी मूंछें काटी और सेठ जी की आत्मा के पैर पर रख दी। अचानक सेठ जी की आत्मा उठी और गिरधारी के चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारते हुए बोली, आज से तुझे सब धोखेबाज मूंछ मुंडा गिरधारी बुलाएंगे। ये क्या सेठ जी, आप जीवित हैं? मुखिया के बेटे ने अपने साधु का भेष उतारते हुए कहा, तुम क्या समझते हो केवल तुम ही सबको धोखा दे सकते हो? धोखेबाज का हाल क्या होता है? सेठ साहब को तो सब कुछ वापस मिल गया, उनकी संपत्ति भी और उनकी मूंछें भी। तुम्हारे पास जो बची कुछ इज्जत थी वो भी चली गई। अब तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि यहाँ से 9-2-11 हो जाओ, वरना तुम्हारे टुकड़े भी किसी को नहीं मिलेंगे। सेठ साहब ने मुखिया के बेटे को गले से लगा लिया। और मुखिया के बेटे ने सेठ साहब को सोने के डब्बे में उनकी जड़ी हुई मूंछें पकड़ा दी और लीजिए, आज तक आपकी मूंछें गिरवी थी, आज मैंने आपकी मूंछें छुड़ा ली। सभी गांव वाले जोर जोर से तालियां बजाने लगे और गिरधारी हमेशा के लिए गांव से चला गया।